2004 और 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इस चुनाव पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 का चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला करके जीता और इस वजह से 2009 के चुनाव में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो ये पूछा गया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो, तो उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि ईवीएम में घोटाला होता है, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। जब ये बात उन्होंने कही थी तो वो रिकॉर्ड भी हमारे पास आज भी उपलब्ध है, उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास उपलब्ध है। इस घोटाले के संबंध में जीवीएल नरसिंह राव और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भी एविडेंस इकट्ठा किए वो एविडेंस लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में गए। दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी बात को रिजेक्ट किया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि आप कहते हो ईवीएम में बहुत सारी कमियां, खामियां, कमजोरियां है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ईवीएम मशीन की कमियां, खामियां, कमजोरियां दूर करने का कोई सुझाव आपके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि मेरे पास इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव है। जज ने पूछा क्या सुझाव है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा जिस तरह से एटीएम में पैसा निकालने के बाद रसीद आती है जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आपने 5,000 रुपया निकाला, आपके अकाउंट में 95,000 अभी बचा हुआ है, ऐसी रसीद आती है और वो रसीद हम निकालकर अपने घर में अकाउंट फाइल को लगा सकते हैं। इससे हम लोगों को तसल्ली होती है, विश्वास होता है कि ये मशीन में सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। उसी तरह से ईवीएम मशीन में व्यवस्था होनी चाहिए, मगर ईवीएम मशीन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतदाता ईवीएम मशीन में बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद ये कहीं पर भी पता नहीं चलता कि जिस मतदाता ने जिस किसी पार्टी को या कैंडिडेट को वोट दिया उस मतदाता को कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि उसका वोट एक्चुअली किसके नाम पर जमा हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता। बहुत बार जो अनपढ़ या आधे पढ़े लिखे लोग जब ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं, लाइट जलता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनको तो बैलेट पेपर का तजर्बा होता है। बैलेट पेपर में क्या होता था कि लोग बैलेट पेपर देखते थे, फिर देखने के बाद उसमें देखते थे हाँ इसमें कमल का फूल है, पंजा है, हाथी है, साइकिल है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है। उसको वो सारे चुनाव के निशान बैलेट पेपर पर दिखाई देते थे। फिर वो सोचता था किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार मैं कुत्ते को वोट देता हूं। मैं आप लोगों को हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को
समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब की बार मैं कुत्ते को वोट दूंगा तो वो मोहर लेकर कुत्ते पे मारता था, तो अपने ही हाथ में मोहर पकड़ता था और अपने ही हाथ में जो बैलेट पेपर है वो जगह पर रखकर वो स्टैंप मारता था और अपने दोनों आंखों के सामने मारता था। तो उसको तसल्ली होती थी, हाँ मैंने बराबर कुत्ते पर ही स्टैंप मारा है, उसको तसल्ली होती थी। और फिर वो तसल्ली के बाद में वो ऐसा लेता था और फिर ऐसा करता था, वो भी अपने हाथ से करता था ऐसा, फिर वो ऐसा करता था, फिर वो ऐसा करता था, फिर वो और ऐसा करता था, और ऐसा करने के बाद में फिर बैलेट बॉक्स में डालता था। तो डालने के दौरान कभी कभी क्या हो जाता था, वो अटक जाता था। तो वो मतदाता क्या करता, तो पूरी गारंटी से वो बैलेट बॉक्स में डालने के बाद तसल्ली करता था, हाँ अब हो गया है। तो उसको पूरा विश्वास होता था कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उस कैंडिडेट के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया। बैलेट पेपर में ये होता था। अब वो जाता है और जाने के बाद में बटन दबाता है, लाइट जलता है, उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता कि उसका स्टैंप, उसकी मोहर कहां लगी है, कहीं ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता। तो अगर वो अनाड़ी है, आधा पढ़ा लिखा है, उम्र दराज है, तो क्या करता हो, कहां गया भाई वोट, मेरा वोट कहां गया, उसको कहीं दिखाई देता नहीं। वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी आते, उसको कहते बाबा हो गया, अच्छा हो गया, हाँ जा जा। तो वो ये सोचता साला चुना तो नहीं लगाया मेरे को, वो मनी मन कहीं किसी को बोल नहीं रहा है, वो मनी में साला चुना तो नहीं लगाया किसी ने। तो ऐसी आशंका लेकर ही वो बाहर निकल जाता। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मतदाताओं के मन में ये आशंका बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एकदम से नहीं गया, ये ऐसे करोड़ों लोगों के मन में आशंका हुई, उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां ये मामला चर्चा में आया और फिर वहां ये बताया जा रहा है कि बटन दबाने का और लाइट जलने का ये मतलब नहीं है कि मतदाता ने जिसके नाम पर वोट डाला है वो वोट उसी नाम पर जमा हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मतदाता को कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता है कि उसने जहां बटन दबाया उसी के नाम पर ये वोट जमा हुआ है। ये उसने अपनी आंखों से, जैसा वो बैलेट पेपर पर देखता था, वैसा वो ईवीएम मशीन में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, उसको दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मतदाताओं ने बटन दबाने के बाद एटीएम की तरह रसीद बाहर आनी चाहिए। जैसे एटीएम में आती है वैसे इसमें भी आनी चाहिए, और वो रसीद में स्टैंप लगाया हुआ कागज दिखाई देना चाहिए। और वो दिखाई देने के लिए कुछ समय तक वो कागज रुका रहना चाहिए। तो ये निर्धारित किया गया 7 सेकंड वो कागज रुका रहेगा। अगर किसी की आंखें कमजोर है
तो उस पर लाइट फेंका जाए ताकि वो चुनाव का निशान जो है वो उठकर दिखाई देना चाहिए। उसके बाद वो कागज मतदाता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट हार जाएगा वो उस मतदाता के घर में जाएगा और बोलेगा लाओ लाओ तेरा, लाओ तो किसको दिया, लाओ, और फिर उसको पता चलेगा, उसकी पिटाई करेगा। इसलिए वो जो पेपर है, कागज है, वो मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। वो कागज बैलेट बॉक्स में गिरना चाहिए। और ईवीएम मशीन की जब काउंटिंग हो तो काउंटिंग का रिजल्ट आने के बाद यदि कैंडिडेट ये कहे कि मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, जो कागज के टुकड़े बैलेट बॉक्स में गिरे हुए हैं उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो उसकी रिकाउंटिंग किया जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को इस बात को स्वीकार किया। और स्वीकार किए हुए जजमेंट में जो प्यारा नंबर 29 है, उसमें उन्होंने जो लिखा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसमें उन्होंने लिखा, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट of a free and fair election. The confidence of the voters in the EVMs can be achieved only with the introduction of the paper trail. EVM with VVPAT system ensure the accuracy of the voting system with an intent to have a fuller transparency in the system and to restore the confidence of the voters. It is necessary to set up EVM with VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in democratic system. ये पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में लिखा। साथियों, ये निर्णय लगने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय हुआ। 8 अक्टूबर के बाद 8 नवंबर, 8 दिसंबर, 8 जनवरी, 8 फरवरी 2014 और 7 मार्च को 2014 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ, 7 मार्च से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। तो लगभग 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसके 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। मगर इलेक्शन कमीशन ने पेपर ट्रेल मशीन इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, लगाए बगैर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसकी वजह से पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाना चाहिए था। मगर 2014 के चुनाव में 530 सीटों पर, 530 सीटों पर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। केवल 13 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया, और वो 13 जगह भी कहां की है? नागालैंड, मिजोरम। यानी इलेक्शन कमीशन ने ये खबरदारी ली कि यदि पेपर ट्रेल मशीन प्लेन एरिया में लगाई जाती है तो सारे देश भर में पता चलेगा कि पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन के साथ लगी हुई है। तो सारे देश के लोगों को मालूम होने का खतरा पैदा होगा। तो चुनाव आयोग ने यह खबरदारी ली कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई है
ये जानकारी भारत के लोगों को मालूम ना हो, इसलिए नागालैंड मिजोरम को लगाया। और मालूम तो छोड़ो, चुनाव आयोग ने यह भी खबरदारी ली कि पेपर ट्रेल मशीन, जानकारी तो छोड़ो, पेपर ट्रेल की हवा भी मालूम नहीं होनी चाहिए, हवा भी लगनी नहीं चाहिए, मतदाताओं को इसकी हवा भी मालूम नहीं होनी चाहिए। एक खबरदारी ली। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल के बारे में बिल्कुल कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को बनाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चुनाव आयोग को, सारे देश के नागरिकों को बोलना चाहिए था कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऐसा काम चुनाव आयोग ने नहीं किया। मतदाताओं को जागृत करने का तो छोड़ो, सिंपल खबर देने का भी काम नहीं किया। जबकि चुनाव आयोग को यह उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया जाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है चुनाव आयोग मतदाताओं से पेपर ट्रेल मशीन हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। क्यों छुपाना चाहते हैं? एक सवाल है। क्यों छुपाना चाहते हैं? एक सवाल है क्योंकि यदि पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, लोगों को यदि मालूम हो गया कि ये दूसरी मशीन लगाई गई, लोग सवाल पूछेंगे, पहले ये मशीन थी तो ये पेपर ट्रेल क्यों लगाए? लोगों के मन में सवाल पैदा होता, ये ईवीएम मशीन थी तो ये पेपर ट्रेल क्यों लगाया? तो जवाब देना पड़ता, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, इसलिए हम लगा रहे हैं, ऐसा जवाब देना पड़ता। और अगर ये ऐसा जवाब दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा तो एक और नया सवाल खड़ा हो जाता। कौन सा सवाल खड़ा हो जाता? फिर 2004 और 2009 में केवल ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाया गया, क्या उसमें घोटाला हुआ था? लोगों के मन में सवाल का जवाब दिया, जवाब से नया सवाल पैदा हुआ। फिर 2004 और 2009 का चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, ईमानदारी से नहीं हुआ। लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो जाता, और अगर यह मामला सारे देश भर में फैलता तो इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने का खतरा पैदा होता। तो लगातार हाइड करने का, छुपाने का काम जो है लगातार चुनाव आयोग के द्वारा होता रहा। ये बात यहां हम लोगों को दिखाई दे रही है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को कई सवाल पूछे, कई लेटर लिखे। हमने चुनाव आयोग को कहा, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, अब क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों नहीं लगा रहे हो? चुनाव आयोग ने कहा, नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है। पैसा हमारे पास कहां है? पैसा तो नरेंद्र मोदी के पास है, ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी पैसा दे नहीं रहा है, इसलिए हम लोग नहीं लगा पा रहे। तो हमने चुनाव आयोग को दूसरा लेटर लिखा, अच्छा नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नरेंद्र मोदी आखिरी अथॉरिटी नहीं है,
नरेंद्र मोदी के ऊपर राष्ट्रपति है। चुनाव आयोग को हमने कहा, क्या आपने राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है? क्या आपने राष्ट्रपति को जानकारी दी? नहीं दी। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि 8 अक्टूबर 2013 का आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है? क्या ऐसा आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया? आपने ये भी नहीं किया। क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और सभी पार्टी के लोगों को बताया कि नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है? आपने ये भी नहीं किया। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत की समस्त प्रजा को बताया कि आप लोगों ने जिसको प्रधानमंत्री देश का बनाया, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के लिए, पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा? आपने बताया? आपने ये भी नहीं किया। जब हमने ये लेटर लिखा और इसका जब जवाब चुनाव आयोग ने हमको नहीं दिया, तो हम चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो 5-6 महीने तो चुनाव आयोग ने कहा, जवाब ही नहीं दिया। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, डिले। और जब जवाब दिया तो जवाब में हमने उठाए हुए सवालों का जवाब ही नहीं दिया। जवाब दिया एफिडेविट पर, हमने उठाए हुए सवालों का जवाब ही नहीं दिया। और जो जवाब दिया उसमें बहुत सारी बातें झूठी बताया। झूठी कैसे बताया? ये रिजॉइंडर करके हमने फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि कोर्ट में अगर कोई झूठा एफिडेविट देता है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो चुनाव आयोग ने झूठा जवाब दिया। ये भी हमने रिजॉइंडर दे करके एविडेंस के साथ बताया। 2 जनवरी को हमारी हियरिंग के लिए मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विरोध में 4 नेशनल लेवल के वकील लगाए। 4 नेशनल लेवल के वकील लगाए। और वकील ने जज को कहा, जज साहब, ये वामन मिश्रा ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है। जज ने कहा, कैसे पूछता है? तो वकील ने कहा, ये बताओ। हाँ बताओ। तो मैंने लिखा हुआ ये जो आपने 4 पॉइंट का लेटर बताया, वो चुनाव आयोग के वकील ने जज के सामने पढ़ के सुनाया। सुनाने के बाद जज को लगा होगा, अरे तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। राष्ट्रपति को बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, सर्वदलीय का वो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बातें है, इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ नहीं है। इसलिए जज ने चुनाव आयोग के वकील को कहा, लेटर बाजू रखो। हाँ, अब बताओ पेपर ट्रेल कब तक लगाओगे? तो जब जज ने पूछा पेपर ट्रेल कब तक लगाओगे, तो वकील, 4 वकील थे, एक वकील दूसरे वकील की तरफ देखने लगा, दूसरा वकील तीसरे वकील की तरफ देखने लगा, तीसरा वकील चौथे वकील की तरफ देखने लगा, और चारों वकीलों को जज देखने लगा। जज को लगा वकीलों के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, तो जज ने दोबारा कहा, कब तक लगा रहे हो? तब वकील ने कहा, 2 महीने का और समय दिया जाए। 2 मार्च को समय समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट था। चुनाव का रिजल्ट फाइनल होने के पहले मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और मायावती ने कहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ। हमारे वामसेव के पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझे पहले जानकारी दिया था
मगर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने। मगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो मायावती ने ईवीएम के घोटाले का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने मायावती के आरोप का जवाब दिया और कहा मायावती के आरोप बेबुनियाद है। मैंने वीडियो वायरल किया और उसमें कहा ठीक है, मायावती के आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं, मगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित सबूत दिया और सबूत के आधार पर आरोप किया। मेरे किसी भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मायावती के आरोप बेबुनियाद हो सकते हैं, मगर मैंने तो लिखित रूप से आरोप किया और सबूत दिया, उसका आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अप्रैल महीना चल रहा है, 7 अप्रैल को या 10 अप्रैल को हमारी हियरिंग होने वाली थी। चुनाव आयोग जो है डिले पर डिले कर रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनप्रेसिडेंटेड एक एक्शन किया और पीएमओ को लेटर लिखा। आमतौर पर इलेक्शन कमिश्नर पीएमओ को लेटर नहीं लिखते हैं, वो होम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं। पहली बार चुनाव आयोग के इतिहास में पीएमओ को लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मेरे विरोध में वामन मेश्राम ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया है। 3,500 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन लेने के लिए अगर जल्दी से जल्दी रिलीज नहीं किया जाए तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस को लिखा कि 3,500 करोड़ रुपया दो, नहीं तो जेल में जाना होगा। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में छपी। अभी आज की तारीख 11 है, 17 तारीख को, बराबर है श्रीकांत, 17 तारीख को, वो भी 17 तारीख कैसे मिली? मैंने वकील को कहा ये लोग डिले करते रहेंगे, चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाओ। मैंने अपने वकील को इंस्ट्रक्ट किया और कहा चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाओ, मेंशन करवाओ। मेरा वकील चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया, चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन किया, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, ऑर्डर के तहत 17 तारीख फिक्स की। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो 17 तारीख है इसको भी हियरिंग वो डिले कर देते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा व्यवस्था में खराबी है, बहुत ज्यादा खराबी है। न्यायपालिका से हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, गलत नहीं है उम्मीदें करना, मगर मेरा तजर्बा अच्छा नहीं है, मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए साथियों कि ये जो परिस्थिति है अभी 17 तारीख को होगा जो भी हियरिंग होगा, मगर हमको ये यकीन हो गया कि हमको ईवीएम भी नहीं चाहिए, हमको पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए। मगर मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पेपर ट्रेल क्यों नहीं लगा रहा था, वो कॉन्शियसली नहीं लगा रहा था। मध्य प्रदेश के भिंड में जब मॉक टेस्ट हो रहा था तो हर बटन दबाने के बाद बीजेपी के नाम पर निकल रहा था, तो वहां के अधिकारियों ने पत्रकारों को धमकी दी कि यदि आपने इस अखबार को दिया तो आपको जेल में डाल देंगे। ऐसा उस अधिकारी ने कहा और यह भी वायरल हुआ। अभी राजस्थान के धौलपुर में, ये तो मॉक टेस्ट के दौरान हुआ, मगर राजस्थान के धौलपुर में इलेक्शनरिंग के दौरान
जैसे ही बटन दबाया जाता था, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल निकल रहा था। अभी करंट बात है, भिंड के बाद और दूसरी घटना हुई है। और बार बार चुनाव आयोग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारी मशीन मजबूत है, हमारी मशीन सुरक्षित है, हमारी मशीन यूनिक है। चुनाव आयोग अखबार में बयानबाजी करता है, चुनाव आयोग पर आरोप है, चुनाव आयोग आरोपी है। चुनाव आयोग अगर आरोपी है, आरोपी कैसे कह सकता है कि हमारी मशीन यूनिक है, मजबूत है, सही है? अरे भाई, तुम आरोपी हो, तुम जज कैसे बन सकते हो? तुम आरोपी हो, किसी तीसरे आदमी को जज बनना चाहिए। और चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, मशीन टेक्निकल है, तो तुम किस आधार पर कह सकते हो? टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग को बोलना चाहिए था, बहन जी, भाई जी, अरविंद भाई जी, काहे के लिए चिल्ला रहे हो? तुम जिस एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हो बुलाओ, ए मशीन ले लो, ये करके दिखाओ। वो चुनाव आयोग ऐसा नहीं कह रहा है, वो उसको साबित करने में तुला हुआ है, केवल बयान के द्वारा। कुछ भी साबित नहीं कर रहा है, केवल बयान दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारी मशीन जो है बहुत सुरक्षित है, मजबूत है, यूनिक है। अरे भाई, आप पर आरोप है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको अगर आपकी मशीन यूनिक है तो पेटेंट सर्टिफिकेट भारत के सभी नागरिकों को दिखा दो, लोग शांत हो जाएंगे। आपके पास पेटेंट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में दुनिया के किसी एक्सपर्ट्स लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपने इस मशीन के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आप गए थे, आपको डाउट हो गया कि मशीन पकड़ी जाएगी और उसको रद्दी घोषित किया जाएगा, आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया। इसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है। तो किस आधार पर आप कहते हो यह यूनिक है? मगर चुनाव आयोग आज तक ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? मजबूत है, सुरक्षित है, यूनिक है। वो ये नहीं कह रहा इस मशीन के द्वारा हम चुनाव फ्री कंडक्ट करेंगे, फेयर कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट कंडक्ट करेंगे, ये नहीं कह रहा है। ये चुनाव इसी मशीन पर हम फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इसी मशीन पर चुनाव कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि ईवीएम मशीन में कमियां, खामियां, गड़बड़ियां है, उनको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव आयोग को मालूम है, और मालूम होने की वजह से चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। जैसे ही भिंड में लगाया पकड़े गए, जैसे ही धौलपुर में लगाया पकड़े गए। इसका मतलब यह है पेपर ट्रेल मशीन इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था ईवीएम में गड़बड़ी है। पेपर ट्रेल लगाने से घोटाला पकड़ में आएगा, ये घोटाला नहीं पकड़ा जाए इसलिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। साथियों, अब हम लोगों ने निर्णय किया, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए, हमें बैलेट चाहिए। 80% से ज्यादा लोग भारत के 80% से ज्यादा लोग भारत के या तो अनपढ़ है
या तो आधे पढ़े लिखे हैं, या तो अनपढ़ है या तो आधे पढ़े लिखे हैं। और जो 20% पढ़े लिखे हैं उसमें कितने परसेंट लोगों में साहस होगा, हिम्मत होगी कि इस दौरान, इलेक्शनिंग के दौरान जब उस मशीन में गड़बड़ी हो रही है तो कितने वोटर में इतनी हिम्मत होगी कि उसकी कंप्लेन करे? मैं नहीं जानता कि इतनी हिम्मत बाकी बचे हुए वो 20% लोगों में होगी। और अगर 80% लोग अनपढ़ और आधे पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से उनके सामने ये मशीन गड़बड़ी करती रहेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा और वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भारत में बैलेट पेपर हमारे लोगों की जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है और टेक्निकल जो जानकारी है, अवेयरनेस है, उसके आधार पर केवल बैलेट पेपर ही हमारे देश के लिए सुरक्षित है। इसलिए बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होना चाहिए। इसलिए 25 मार्च को हमने 72 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। आने वाले समय में 21 अप्रैल को सारे देश भर में प्रदर्शन रैलियां की जाएगी। उसके बाद में हम लोग नेशनल एक्सप्रेस हाईवे और नेशनल रेलवे का हाईवे, और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। एक और बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अकेले वामन मेश्राम का ठेका नहीं है ये लोकतंत्र को बचाने का। सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और मैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी में जो ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, यहां में जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनको एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे माफ करना ये बात बताने के लिए पहले कह रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता ऊपर सौदेबाजी करके कि एमएलए में हमको भी फायदा थोड़ा सा होना चाहिए, हमको एमपी में भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, इसलिए उधर उन लोगों ने सौदेबाजी की है। मगर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के जो कार्यकर्ता है, ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ये जो कार्यकर्ता है, इनके तरफ पार्टी के जो हाईकमांड के लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। बैरट साहब, आप लोगों को खास बात बता रहा हूं, आपके पार्टी के हाईकमांड के लोग आपको इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे। बोले कि हमारा एमएलए का तो हो जाएगा, हमारा एमपी का भी हो जाएगा, हमारा तो सौदेबाजी है, सेटिंग है। उस सेटिंग के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे सबूत है। अभी मैं इस बारे में इधर क्योंकि ये जो ईवीएम में घोटाला है ना, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन और जुडिशियरी, इतने सारे लोग जब तक इकट्ठा ना हो, और मीडिया, इतने सारे लोग इकट्ठा ना हो तब तक घोटाला करना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोग मिले हुए हैं, तो इसलिए बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है। तो हम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, तो जो भी लोग जाना चाहते हैं वो जो भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे एक बार हम लोगों से सलाह ले लो, नहीं तो आपके मुंह पर कागज हाई कोर्ट फेंक के मारेगा। आप लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। एक बार हम लोगों को कागज दिखा देना, हम लोग फ्री सर्विस देंगे। जस्टिस कोर्ट से पाटिल का भी फेंक के मारा था, आप लोगों को पता नहीं है। बाकी आप लोगों का छोड़ो, आप लोगों को पता नहीं, इसका कोई स्टडी नहीं है, केवल और भारत में हम ही इसके मास्टर है। ये ईवीएम मशीन के संबंध में हम ही मास्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे जो ऊपर वाले मीडिया के लोग हैं ना, ये ईवीएम मशीन और टेक्निकल बारों के बारे में
हमको टेलीफोन करके पूछते ये क्या है, तो समझने के लिए 7-7 दिन लगता है उनको, एक्सपर्ट को। अगर एक जवाब दिया तो फिर 2 दिन के बाद दोबारा टेलीफोन आता है, अरे ये कैसे है भाई, फिर बताओ, फिर 2 दिन के बाद, अरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, इसमें एक ही शब्द बताता हूं, बहुत लोचा बहुत है इसमें, एक ही शब्द, इसमें लोचा बहुत ज्यादा है। और ये लोचा इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। कानूनी भाषा में इसको कैसे पकड़ा जाए, ये तो अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा हैरानी हुई कि आपने ये केस लेके गए कैसे, और कोर्ट ने आपकी बात को एडमिट कैसे किया। पहले तो वो हमको ये कह रहा था कि आपने हमको चुनाव के पहले क्यों नहीं खबर किया, तो हमने कहा हाँ खबर तो किया था आपको, कहा कि नहीं किया, तो हमने कहा हाँ किया था, तो किसको दिया था, वो मिश्रा जो आपकी लेडी है पॉलिटिकल एडवाइजर, उसको दिया था। अच्छा, मिश्रा को दिया था, सर पकड़ के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सर पकड़ा, क्योंकि मायावती के पास एक मिश्रा है, अखिलेश यादव के पास एक मिश्रा है, अरविंद केजरीवाल के पास भी एक मिश्रा है, और ये जितने मिश्रा लोग हैं वो अपना काम करने के लिए उधर है, इन लोगों का काम करने के लिए नहीं है। अभी पता चला अरविंद केजरीवाल ने वो मिश्रा को हटा दिया, तो उसको भी मालूम हो गया कि इन्होंने हमको चूना लगाया कि हमको डॉक्यूमेंट दिया नहीं, हमने तो दिया था उसको। जो झारखंड का एक्स चीफ मिनिस्टर है उसको भी दिया था, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बातें करते। देखा, हमने कहा देखो अभी चुनाव हो जाएगा तो फिर पश्चाताप होगा। चुनाव हुआ, गलंडला तो एकदम गलटून गेला, तो उसको हमारा याद आया, अरे पहले बोला था रे तेरे को। हाँ, साथियों, तो जिस किसी को भी कोर्ट में जाना होगा, ये तो कोर्ट के झंझट में मत पड़ो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोर्ट में जाना है तो वो ये जो आपने केस का मैटर डिसाइड किया, ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट आप हमको दिखाओ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील से ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हमने किया। वकील सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा किसने लिखा, क्या हमने लिखा। तुम कितने पढ़े लिखे हो, कि हम तो लॉ नहीं है, कैसे हो सकता, अरे हमने लिखा भाई। तो वो उन्होंने हमको ऑफर दिया, हमारे पास रहो, आपको लाखों रुपया मंथली देंगे। हमने कहा नौकरी करना था, साली सड़कों पर काहे को घूम रहे हम लोग, हाँ तुम्हारी नौकरी करना था तो सड़कों पर काहे के लिए घूम रहे, हम तो साली आजादी की लड़ाई लड़ रहे, नौकरी करने के लिए थोड़ी लड़ रहे। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी, और 2019 के पहले पहले ईवीएम का खात्मा करना पड़ेगा। ईवीएम का खात्मा करने के लिए आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।